जो लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी के आने से हमारा इलेक्शंस खराब हो जाएगा या ओवैसी बीजेपी का बिगाड़ है, हमको ऐसा नहीं लगता। मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, चूँकि मैं पॉलिटिक्स से बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ। मिस्टर ओवैसी बंगाल में कोई फैक्टर नहीं है। ममता की वजह से यहाँ का जो माहौल है शांतिपूर्वक माहौल है। यहाँ पे दंगा नहीं होता। अगर बीजेपी आ जाती है यहाँ बंगाल में तो आप देखना वो फिर हिंदू मुसलमान कहीं ना कहीं खोज के पॉलिटिक्स करेगी और दंगा करेगी। नहीं, दलाल अगर बोला जाएगा तो फिर असदुद्दीन अगर वैसी है तो बीजेपी भी दलाल है। इसके अलावा और जो भी पार्टियां, मुझे लगता है कि सारी पार्टियां ही दलाल है अगर असदुद्दीन ओवैसी को बोला जाएगा तो। और आप नोटिस कर लीजिए कि 1947 से लेकर अब तक हमेशा धर्म की राजनीति और हर ये जब इलेक्शन का टाइम होता है धर्म की राजनीति हमेशा होती ही है। एक फिल्म आई थी, उसका नाम था मेरा नाम जोकर। ठीक है, वो राज कपूर ने दिखाया था कि एक आदमी हर तरह के एक्टिंग कर सकता है। मोदी जी रोज एक नई एक्टिंग करते हैं, रोज एक नया चीज देते हैं। अगर आप बबूल बोइएगा और सोचिएगा कि यहाँ से हमको कुछ आम मिल जाए, कुछ अच्छा फल मिल जाए, कुछ गुलाब मिल जाए, तो ये तो बस बेवकूफ़ी कहेंगे ना कि हम डाल रहे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे कुछ। हम साइंस लेके सोच रहे कि मेरा लड़का सीए बन जाए, तो ये तो बेवकूफ़ी है हमारी। और आज भी वो सुन के दुश्मनों की ललकार गोया, ऐसा वो खुश हुआ कि पैगाम ईद आया। और भारत के मुस्लिमों को मुश्तक कहने वालों, टैंकों के जद पे तन्हा अब्दुल हमीद आया। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, स्वागत है आपका हिंद वॉइस पर। पश्चिम बंगाल के चुनाव की तैयारियां चल रही है। लोगों के बीच में जो है चुनाव को लेकर किस तरह का डर है, किस तरह की रुचि और किस तरह की बातचीत लोगों के मन में है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। कुछ युवाओं से बात करेंगे, कुछ आम व्यक्ति से बात करेंगे और जानेंगे कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार क्या उथल पुथल हो रहा है। क्योंकि मुझे जैसा लगता है कि आज़ादी के बाद इस बार जो है पश्चिम बंगाल की राजनीति सबसे कठिन है और इस बार पश्चिम बंगाल ये तय करेगा कि 2024 में केंद्र में कौन बैठेगा। तो उसी पर जो है मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र के दौरे पर है, मुस्लिम इलाकों में आम वोटरों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या राय है। कुछ युवाओं से बात करें। क्या नाम? अच्छा, दानिश नाम है मेरा। दानिश, ये बताइए कि आपसे तो एक बार बात हुई हमारी कि ये जो पूरा जो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि इसमें जो है ममता बनर्जी का किस तरह का है योगदान और ममता बनर्जी किस तरह से लोगों के बीच काम कर? देखिए यहाँ पे ममता बनर्जी का योगदान बहुत है और दूसरी बात कि मुसलमान यहाँ का ममता बनर्जी को ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इसलिए करेगा क्योंकि आने वाली जो पार्टी है वो बीजेपी पार्टी है और बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान ममता ही को वोट देगा। आप बात करेंगे ओवैसी साहब का तो वो बिल्कुल उनका हक है। पॉलिटिकल पार्टी है, वो लड़ सकते हैं उनका चुनाव। इसमें हम उनको इंटरफेयर नहीं करेंगे ना उनको ब्लेम करेंगे। लेकिन ये है कि मुसलमान यहाँ का समझदार है, वो जानते हैं किनको वोट देना है और उनका वोट क्या मायने रखता है। तो एक बात ये जानना चाहेंगे कि इतने सारे जो टीएमसी के लीडर है जो बीजेपी में जा रहे हैं, तो उससे ममता कमजोर नहीं पड़ रही है? नहीं, कहाँ कमज़ोर पड़ रही है। आप देखिए ममता वन मैन आर्मी है। ममता का अगर पॉलिटिकल करियर देख लेंगे या फिर वो कभी इंटरव्यू देती है तो वो वन मैन आर्मी रहती है। स्टेज में वो अकेला खड़े होकर बोलती है और ममता को पब्लिक अच्छे से जानता है, उनके काम को जानता है और इसी बेस पे उनको वोट मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि सिर्फ वो मुसलमान के लिए काम नहीं करती है, वो बंगाली के लिए काम करती है। ये बंगाल में जितने लोग हैं, जितनी आवाम है, सब के लिए वो काम करती है। और ममता की वजह से यहाँ का जो माहौल है शांतिपूर्वक माहौल है। यहाँ पे दंगा नहीं होता। अगर बीजेपी आ जाती है यहाँ बंगाल में तो आप देखना वो फिर हिंदू मुसलमान कहीं ना कहीं खोज के पॉलिटिक्स करेगी और दंगा करेगी। बीजेपी कह रही है कि ममता ने इस बंगाल को एकदम अंधेर कर दिया, एकदम कमजोर कर दिया है, प्रोग्रेसिव नहीं होने दी। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ कि आपका सरकार यूपी में है, यूपी में आपने क्या किया? आप अभी आपने आपका यूपी का एक एजुकेशन मिनिस्टर वो मनीष सिसोदिया को चैलेंज करता है कि आके स्कूल देखने। जब मनीष सिसोदिया जी जब जाते हैं तो उन्हें क्यों रोक दिया जाता है? क्यों वहाँ का स्कूल नहीं दिखाया जाता है उन्हें? इसलिए नहीं दिखाया जाता है क्योंकि आपने कुछ काम ही नहीं किया। आप देखेंगे वहाँ का सरकारी स्कूल का अवस्था इतना ख़राब है कि वहाँ एक झोपड़पट्टी है, उसी में बच्चे लोग, गरीब बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं। क्या कर रही है यूपी की सरकार? आप बात करते हैं बीजेपी सरकार की, आपकी सरकार है यूपी में ना। क्यों दलित लड़कियों का रेप होता है? हाथरस में क्यों रेप होता है? बदवान में क्यों रेप होता है? पुलिस पुलिस सिस्टम वहाँ का कैसी है? आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के? क्या यही राम राज है? क्या आप यही राम राज की बात किए थे योगी जी? आपको जवाब देना होगा और पब्लिक जानती है कि आपने
4 साल 5 साल में क्या किया है वहाँ पे, और इसी उम्मीद पे पब्लिक बंगाल की भी बहुत समझदार है और हर पब्लिक जानती है कि आपने क्या किया, बीजेपी क्या करना चाहती है, बीजेपी क्या पॉलिटिक्स करती है, और इसी आधार पे बीजेपी को यहाँ की आवाम जो है रद्द करेगी। अच्छा, ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी को लेकर जिस तरह का चल रहा है कि भाई आना चाहिए नहीं आना चाहिए, शिवसेना 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा है ना कि मुसलमान जो है एक बड़ी तादाद में, और इस बार धर्म और जातिवाद की राजनीति होगी, तो असदुद्दीन ओवैसी आएंगे तो शायद धर्म और जातिवाद की राजनीति और जो है चरम पर होगी, बढ़ जाएगी। ये आज कोई नया तो नहीं हो रहा है ना। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे धर्म की राजनीति, ये हमारे काले जो आज हुकूमत करे इन्होंने नहीं, अंग्रेज ने इन्हें तोहफे के तौर पे जब वो देश छोड़ के जा रहे थे तो हिंदुस्तानियों को ये दे के गए कि भैया अब जितनी तरक्की वाली राजनीति थी हमने कर ली, क्योंकि उस वक्त रुपीज़ और डॉलर दोनों एक बराबर एक लेवल पे थी, तो उन्होंने ये तोहफा हिंदुस्तानियों के खून में देकर चले गए। और आप नोटिस कर लीजिए कि 1947 से लेकर अब तक हमेशा धर्म की राजनीति, और हर ये जब इलेक्शन का टाइम होता है धर्म की राजनीति हमेशा होती ही है। कभी कहीं पे ये कम होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है, मगर धर्म की राजनीति अगर नहीं हो तो हिंदुस्तान की राजनीति बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो ये तो धर्म की राजनीति में धर्म का तो जो इस्तेमाल करते लोग, उससे तो किसी का फायदा नहीं ना होना है। असल बात है ना कि आप हिंदुस्तान के लिटरेसी रेट पे अगर गौर करेंगे तो आज भी हम दुनिया के मुताबिक बहुत पीछे हैं। आज इंडिया में लिटरेसी जो आज भी बहुत कम है, पढ़े लिखे लोग बहुत कम है, और जो है वो अपने आप को उस तरह से दिखाते नहीं, और ना ही वो समाज में आके काम करना चाहते, जिसके वजह से क्या होता है ना, हर किसी का, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो बैकवर्ड कास्ट में स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने क्या मतलब एक मेंटेलिटी बन गया है कि मतलब ये मुसलमान है ना ये मेरा नहीं है, कोई मुसलमान है तो ये हिंदू है ना ये मेरा नहीं है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जो जिस जाति का है बस अपने जाति तक ही महदूद है, और इसी का फ़ायदा आज हमारा पॉलिटिशियन जो नाम नेहात पॉलिटिशियन है, हकीकत में उसे पॉलिटिशियन नहीं, कोई आप देख लीजिए कि अगर हिंदुस्तान जैसे कि आज से कुछ मतलब ये जब ये 2019 का पीएम का इलेक्शन हुआ था, तो जो बीजेपी के एमपी है उसमें मोर देन 46% उसमें आपका सब ये क्रिमिनल बैकग्राउंड से आए, किसी के ऊपर कोई चार्ज है किसी के ऊपर कोई चार्ज है। तो आप जाहिर सा बात है कि अगर आप क्रिमिनल को, किसी मर्डरर को, किसी रेपिस्ट को अगर आप ला के पार्लियामेंट में बैठा रहे हैं तो आप उससे एक्सपेक्ट क्या करते हैं? अगर आप बबूल बोइएगा और सोचिएगा कि यहाँ से हमको कुछ आम मिल जाए, कुछ अच्छा फल मिल जाए, कुछ गुलाब मिल जाए, तो ये तो बस बेवकूफ़ी कहेंगे ना कि हम डाल रहे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे कुछ। हम साइंस लेके सोच रहे कि मेरा लड़का सीए बन जाए, तो ये तो बेवकूफ़ी है हमारी। तो ममता, ये जो ममता बनर्जी का इस बार है, तो ये तो ममता बनर्जी सत्ता में आ रही है इस बार। असल में देखिए ये बात बोलना भी मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी जो है एक खुली राजनीति ये कर रही है ना कि जितनी इंडिया में जितनी पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने क्या किया है कि तमाम पार्टियों के तमाम नेता, एमपी हो चाहे एमएलए हो, उनके बैकग्राउंड को खंगाल के रखी है, उनके जो ये कैरेक्टर है उसके पूरे डिटेल वो निकाल के रखे हैं। और जाहिर सा बात है कि हम और आप हर कोई जानता है कि इंडिया में अगर 100 एमपी या 100 एमएलए है तो 80 या 75 उसमें ऐसे होंगे जो दागी हैं 100%। मतलब 100 में 75% तो हम श्योर है कि दागी होते ही है। उन्होंने क्या किया कि उनका बायोडाटा निकाल लिया है, सीबीआई उनके हाथ में। अब गोस्वामी जैसे को 1 हफ्ते के अंदर बेल मिल जाती है, मगर और भी हमारे जो बहुत सारे ये जो सीए पे, एनआरसी पे और भी दीगर जो भी ये मीडिया वाले हैं उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट है, तो उनको जो अंदर उमर खालिद है, शर्जील इमाम है, ये आपका कन्हैया कुमारी देख लीजिए, उनके ऊपर भी बहुत दिन तक केस चलता रहा। तो बात है कि इन लोगों के लिए रातों रात सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बैठ जाती? आज बंगाल पॉलिटिक्स में चलेगा? बंगाल में देखिए बिल्कुल चलेगा, क्योंकि आज बंगाल में वो पार्टी आ रही है जो सत्ताधारी और जिसके अंडर में सब कुछ है। अगर हम ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी आ रही है, बिल्कुल देखिए ममता बनर्जी का काम अच्छा है, आना चाहिए उनको, मगर मैंने आपको पहले क्या कहा कि इन्होंने सबका बायोडेटा रख लिया है। अब ये क्या करते हैं, इनकी ऑफर रहती है कि भैया आप हमारी पार्टी ज्वाइन कीजिए और पैसे लेके ऐश कीजिए। अगर आप ये पैसे से इनकार करते हैं, आप हमारी पार्टी में आने से इनकार करते हैं, तो चलिए जेल जाइए, या फिर आपके घर में सीबीआई छापा मारती है। मुकुल राय के साथ क्या हुआ आपने नहीं देखा क्या? मुकुल राय, जब तक मुकुल राय टीएमसी में थे उनके घर पे सीबीआई का रोजाना छापामारी होता था, और जैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया वो एकदम साधु संत बन गए, उनके तमाम पाप ऐसे धुल गए जैसे वो अभी पैदा हो रहे हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं, वो एकदम दूध के धुले हो गए। मतलब बीजेपी ईडी और सीबीआई को पूरा भरपूर इस्तेमाल जी पूरा भरपूर कर रही है। और अगर कोई ये खुशफहमी में है या कोई अगर कमांडली या कोई श्योर इस बात के लिए कि ममता आ रही है, तो ये उनकी बेवकूफ़ी है। क्योंकि देखिए बात ये है कि भले
ममता एक ब्रांड है, ठीक है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि वो अच्छा नेता है, उन्होंने काम भी किया है। मगर बात यह है कि आपका जो भी एमएलए हुआ, एमपी हुआ, अगर आपसे छूटता है तो जाहिर सा बात है कहीं ना कहीं उसका भी तो सपोर्ट है, उसके पीछे भी जो उसके वोटर है उसका हाथ है। आपका वो वोटर तो कट रहा है ना। अगर उस तरह से देखिए, अगर मान लीजिए उनका 40 वोटर अगर 40 अगर एमएलए निकल जाता है तो इसका माने अगर कम से कम उनका 4 लाख वोट कट जाता है, हो सकता है वो उनके जीतने का मार्जिन बनर्जी पॉइंट तो बन जाए। वन वुमेन आर्मी। वन वोमेन आर्मी है, बिल्कुल सही है, मगर उसके अलावा बात यह है ना कि कभी भी वन वोमेन आर्मी है मगर उसका भी तो बॉडी पार्ट है ना। अगर हम है तो आज हम सिर्फ फ्रंट से करेंगे। आज अगर हम है तो अगर हम सीएम है तो हम ये हर गली कूचा तो हम तो नहीं घूम सकते। हर गली कूचा घूमने वाला मेरा एमएलए होगा, मेरा काउंसलर होगा। अगर वो एमएलए या एमपी अगर जाके बीजेपी का पैसा पे या अपने कैरेक्टर के वजह से अगर उनसे सेक्रीफाइस करता है तो फिर क्या है, इससे तो अगला को फायदा, ये जो ममता है उसको तो नुकसान पहुंचेगा, क्यों कहीं ना कहीं तो वो उसका ही हिस्सा से निकला है ना। आज अगर वो नहीं भी जाता है तो उसकी चीज़ को उठा के वो समाज में चीज़ दिखाएगी कि आपका एमएलए ऐसा कर रहा है। इसके जैसे शुभेंदु अधिकारी का भी ये चोर का टाइटल उसको भी मिल चुका था, मगर उन्होंने आज उसमें जाके आज वहाँ के मेन लीडर बन गया। और वॉशिंग मशीन रखा हुआ बीजेपी डालिए और जी, साफ हो बिल्कुल, के आइए। बिल्कुल। वो तो जैसे ये राहुल गांधी ने कहा ना कि अब ये ऐसी मशीन लाएंगे कि इधर से आलू डालेंगे, इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा। तो बीजेपी का भी जी जी, ये बीजेपी का भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है, इधर से चोट डालेंगे उधर से साधु निकलेगा। राष्ट्रवादी लोग निकलेंगे। जी जी जी, राष्ट्रवादी निकलेंगे, नेशनलिस्ट निकलेंगे। और बाकी जो आप आज है ना, कल आप भी एंटी नेशनलिस्ट ही कहला जाएंगे। और हम लोग तो एंटी नेशनलिस्ट बन चुके हैं। कल किसी मोर्चे पे कोई फर्जीवादी इनकाउंटर भी कर सकता है, जो आज हो रहा है हिंदुस्तान में, आम बात है। अगर कहीं पे भी आप देखिए ना, कश्मीर का क्या हाल है, कश्मीर का क्या हाल है आज अच्छा, सोने की फैक्ट्री। कुछ दिन पहले हमारे 3 बच्चे जो हॉस्टल में पढ़ा करते थे, जिनका किसी से किसी चीज़ का ताल्लुक ही नहीं था, फर्जीवादी एनकाउंटर बना के मार दिया। आज पूरा का पूरा ये रिपोर्ट क्लियर है। कुछ दिन पहले कश्मीर में तो सोने का पहाड़ लगा दिए, वहाँ से लोग सोना तोड़ के खा रहे हैं, कुछ करने की जरूरत। असल बात है ना कि वो योगी जी जब यहाँ पे आते हैं ना तो वो भी कहते हैं कि यूपी में हमने ये कर दिया, वो कर दिया। और इंडियन मीडिया इतनी बड़ी गोदी मीडिया हो गई है, इतनी बड़ी अंधभक्त हो गई है कि उन्होंने भी आगे ये योगी को इंडिया का नंबर 1 ये सीएम कह दिया। नहीं, एबीपी ने तो सबसे पहले उसको भूपेश बघेल को कहा है नंबर 1, ममता बनर्जी तीसरे। आज वो कह रहे हैं ना, मगर आप कुछ दिन पहले का रिपोर्ट उठा के देखिए और एक बंदा कह रहा है, 9 बंदा उनके तरफ कह रहा है। तो भाई आप तो मेजोरिटी की तरफ जाइएगा ना। मेजोरिटी उनको बेस्ट कह रहा है। क्यों कह रहा है कि मेजोरिटी जो मीडिया है उनको मोटी रकम मिल रही है। और अर्नब गोस्वामी का केस खुलने के बाद हमको लगता है कि देश की आंखें भी बहुत हद तक खुली होंगी कि आखिर देश में चल क्या रहा है और मीडिया में हो क्या रहा है। धन्यवाद। आइए केकाट लौटते हैं, आइए भैया से बात करें। क्या नाम है भैया? मोहम्मद जुबैर। क्या लग रहा है, ममता बनर्जी है सरकार में वापस दोबारा? बिल्कुल वो आएंगे और उनको आने से कोई नहीं रोक सकता मगरबी बंगाल में। और असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं इस बार का, आप जानते हैं। असदुद्दीन, देखिए हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर कोई आए कोई जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जमहूरी कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट है, वो एक पार्टी है हिंदुस्तान की, वो आके लड़ सकती है। पूरे हिंदुस्तान में कोई भी आदमी कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है, इसमें तो किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं है। उसको सब बेचारों ने दलाल पता नहीं क्या क्या बता दिया। नहीं, दलाल अगर बोला जाएगा तो फिर असदुद्दीन अगर वैसी है तो बीजेपी भी दलाल है। इसके अलावा और जो भी पार्टियां, मुझे लगता है कि सारी पार्टियां ही दलाल है अगर असदुद्दीन ओवैसी को बोला जाएगा तो। मगर ओवैसी को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए क्या बंगाल में? नहीं, ऐसा क्यों नहीं लड़ना चाहिए? इलेक्शन कमिश्नर ने उनके ऊपर तो बैंड नहीं लगाया है। ठीक है, जो लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी के आने से हमारा इलेक्शन खराब हो जाएगा या ओवैसी बीजेपी का बिगाड़ है, हमको ऐसा नहीं लगता। मेरा अपना जाती तजुर्बा है, चूंकि मैं पॉलिटिक्स से बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ। मिस्टर ओवैसी बंगाल में कोई फैक्टर नहीं है। मगर बड़े लीडर हैं। बड़े लीडर है क्या मतलब? एक ऐसा कॉमनली लीडर है जिनको इस कौम की जरूरत है। बाबे अंजुम भी नहीं, बाबे रहबर भी नहीं, कौम खतरे में, कौम का कोई लीडर ही नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कोई भी नहीं है। ममता बनर्जी हैं। मगरबी बंगाल में जिस हिसाब से माँ माटी और मानुष की सरकार जो चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि अकलियतों को इससे फायदा हो रहा है। पिछले सरकार सीपीआईएम या बम फ्रंट की जो सरकार थी, उसके बुनियाद के दरमियान में मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा अकलियतों को फायदा हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको लगता है कि ममता बनर्जी मुसलमानों को लेकर ज्यादा हमदर्द है? बीजेपी वाले लगातार ये इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, देखिए पूरे हिंदुस्तान में जैसे कांग्रेस आई ने किया है कि मुसलमानों को सिर्फ कार्ड के तौर पे इस्तेमाल किया है कांग्रेस ने, इस तरह से हर अहद ने किया हमें पामाल दोस्तों, बस लूटते रहे किसी जागीर की तरह। आपको भी लूट लिया। बिल्कुल ऑल
ऑल मुस्लिम कम्युनिटी को। कहीं पर भी कुछ भी मुसलमानों को तो मेरे ख्याल से लगता है कि मिला ही नहीं है, बल्कि हर अहद नहीं, जैसे कि बाबरी मस्जिद ढा दिया गया, मेरठ हुआ, मलयालम हुआ, भागलपुर हुआ, इस तरह से जितने फसाद हुए ये सब तो लूटने का ही कारनामाबाजी कर रहा है, चाहे कोई भी सरकार रही हो। मुसलमानों का कोई हमदर्द नहीं। हाँ, मुसलमानों का मुझे लगता है कि कोई हमदर्द नहीं, लेकिन उसके बनिस्बत ममता बनर्जी की सरकार जो है वो बेहतर सरकार है। अकलियतों के लिए अकलियत दो सरकार है, इसलिए मेरा मुस्लिम कम्युनिटी से ख़ास तौर से गुजारिश है, मैं उनसे और जो भी लोग हैं, मैं चाहता हूं कि ये एक ऐसी सरकार है ममता बनर्जी की सरकार जो इलाकाई सतह पर इलाके में काम भी हो रहा है और अकलियती महफूज भी है। कम से कम हमारे मगरब बंगाल में दंगा, फिरका फसाद और फिरका परस्ती के लिए हमारे मगरब बंगाल में कोई जगह नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, न जाने कितने ऐसे बड़े लीडर टीएमसी के थे जो आप बीजेपी में जा गए, तो उससे ममता को कोई नुकसान नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही होता है हजरत। देखेंगे आपके दरिया में जब पानी बहता है तो जो थीर पानी है वो रह जाता है और बहता पानी बह के निकल जाता है, तो बहता पानी का कोई आमद नहीं होता है। ठीक है, जैसे लोग थे इनको समझ में आता है, जब तक ममता बनर्जी ने उनको अपनी कुर्सी के बगल में बैठाया, उनको इज्जत दी, ये गद्दार लोग थे जो मुल्क और कम्युनिटी और फिरका परस्ती के लड़ाई के हिमायत में ये लोगों ने लड़क करके ममता बनर्जी को जो है ना जितवाया, और ममता बनर्जी ने इनको वो सारे अधिकार दिए, सारे प्रोफेशनल ओहदों पर इनको फाइज किया। उसके बावजूद भी चंद मामलों को लेकर के इन लोगों ने डिस्प्यूट किया और शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग जो है ना गद्दारी का मामला करके टीएमसी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मुझे लगता है कि टीएमसी जो है पूरी पावर और ताकत के साथ जो है ना आगे बढ़ेगी। ममता बनर्जी फिर से वापस आ रही है? बिल्कुल आ रही है, और ये बीजेपी दोगली सरकार जो हिंदुस्तान में करना चाहती है, मुझे लगता है कि मगरब बंगाल के अवाम, मगरब बंगाल की जनता जो है ख़ास तौर से पूरी तरह अलर्ट है, और जो पूरा हिंदुस्तान कल सोचता है वो मगरब बंगाल के अवाम आज सोचती है और अभी सोचती है और अभी करती भी है। अच्छा, एक बात बताइए, आप टोपी लगाए माशाल्लाह, मुसलमान हैं आप, तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरा टैगोर वाला रूप धारण किए हुए हैं, बढ़िया अदाकारे की तरह, तो उनको पॉलिटिशियन के रूप में आप अच्छा लगते हैं या वो हीरो के रूप में अच्छा लगते हैं? ना ही वो हीरो हैं और ना ही वो एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं, क्योंकि जमहूरी मुल्क में हाँ वो एक जोकर है। जैसे कि एक फिल्म आई थी, उसका नाम था मेरा नाम जोकर। ठीक है, वो राज कपूर ने दिखाया था कि एक आदमी हर तरह के एक्टिंग कर सकता है। मोदी जी रोज एक नई एक्टिंग करते हैं, रोज एक नया चीज देते हैं। नोटबंदी किया। शाहरुख खान को जबरदस्त टक्कर मिल रहा है क्या? नहीं, ऐसा शाहरुख खान से मतलब नहीं है। शाहरुख खान ऐसे वो आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर, शाहरुख खान के ऊपर हमारी पूरे दुनिया की, हिंदुस्तान की आवाम जो है डिपेंडेड नहीं है। लेकिन मोदी जी के ऊपर हमारा हिंदुस्तान की आवाम ने भरोसा किया, उनको प्रधानमंत्री बनाया। 15 लाख तो दिया सब। हाँ वो तो आ गया भाई, लेकिन वो फिर वापस चला गया। जब नोटबंदी हुआ ना, मोदी जी ने फौरन वापस ले लिया। अच्छा, एक बात बताइए कि ये विजय माल्या लोग जो हैं, जो इतना करोड़ों लेके पार हुए, ये मोदी जी के कोई रिश्तेदार है क्या? हो सकता है, इनका डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा, हमें तो लगता है कि ऐसा ही है वो। अच्छा, ये जो शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय चले गए हैं, तो लोग कह रहे थे कि ये जो है गंदगी थी जो साफ हो गई, ये टीएमसी के लोग कह रहे हैं। ये बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही कहा ना कि दरिया में जो बहता पानी होता है वो बह करके निकल जाता है, नाली कुएं में चला जाता है। ये लोग चले गए हैं वहाँ, इनकी जहाँ औकात थी वहीं पहुँचा, वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। यानी गद्दार थे, गद्दारी में चले गए। बीजेपी तो हमारे मुल्क का गद्दार पार्टी है। ये तो लोग बहुत ज्यादा सावरकर, गोडसे जैसे लोग जो सच्चे देशभक्त थे इस मतलब हिंदुस्तान। नहीं, मुझे लगता है सच्चे देशभक्त बोलने से ये तौहीन होती है उन हमारे 3,63,000 उलमाए दीन की, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बानी दिया और मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। और आज भी वो सुन के दुश्मनों की ललकार गोया, ऐसा वो खुश हुआ कि पैगाम ईद आया, और भारत के मुस्लिमों को मुश्तक कहने वालों टैंकों के जद पे तन्हा अब्दुल हमीद आया। सवाल ये है कि आम जनता इससे पूरी तरह से समझती है कि इस बार पश्चिम बंगाल में जिस तरह से जातिवाद की, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि मजहबवाद की जो है राजनीति का एक नया गढ़ बनाने की कोशिश हो रही, तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कई सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो मुस्लिम समाज में जो है कई मतलब महीनों से या कई सालों से चल रहा है। वैसे लोग इस बात को मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी एक बड़े लीडर है, मगर पश्चिम बंगाल की राजनीति में फिलहाल 2021 में शायद उनकी ज़रूरत नहीं, ऐसा आम जनता का मानना है। मुस्लिम
मुस्लिम समाज आज भी जो है ममता बनर्जी के पक्ष में जाता नजर आ रहा है, जो जहां जहां मुस्लिम इलाकों में जाकर हम इंटरव्यूज कर रहे हैं। मैं रजा अंसारी द हिंद वॉइस के लिए कवर कर रहा था। जुड़ूंगा दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया।